good worker always works on his tools, and the best tool a lawyer can have apart from his skills is his file. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं विशाल शाकिर और मियां अली साहब के साथ आज बात करेंगे हम एक वकील की फ़ाइल स्पेशली क्रिमिनल लॉ के अंदर कैसे बनाई जाती है और किस तरीके से उसको मैनेज किया जाता है और इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। अस्सलाम वालेकुम मियां। वालेकुम सलाम। मेरे साहब यूजली फ़ाइल तो हम अपने ऑफिस में तो बनाते हैं, लेकिन हमने कुछ ऐसी फाइल्स भी देखी हैं जो शायद देखने के काबिल भी नहीं होते और शायद उससे केसेस का बेड़ा गर्क भी हो जाता है। तो पहले तो मैं चाहूँगा इस बात पे हम एम्फसाइज करें कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू मेंटेन अ गुड क्रिमिनल फाइल। विशाल, इस बात का जवाब देने से पहले ये मुझे बताओ कि अ वेल प्रेजेंटेड लॉयर कितना एक्सेप्टेबल होता है अ बैड प्रेजेंटेड लॉयर से? बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क। बिल्कुल इसी तरह एक वेल ऑर्गेनाइज्ड फाइल is very important as compared to loosely compiled file। और फौजदारी वकालत में तो फिर शायद डॉक्यूमेंट्स की इतनी ज़्यादा वो रेलेवेंसी नहीं होती, लेकिन दीवानी लिटिगेशन के अंदर डॉक्यूमेंट्स का बहुत रोल प्ले होता है। सो आई विल नॉट गो इनटू द सिविल लिटिगेशन। फौजदारी के अंदर जब आप बात करते हैं, और इस वीडियो को बिलखुसूस मैं रखूँगा ट्रायल एडवोकेसी के ऊपर कि ट्रायल की आपकी फाइल किस किस्म की होनी चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा कि हम लोग अ मेजर चंक ऑफ आवर फीस टेकन फ्रॉम आवर क्लाइंट्स स्पेंड करते हैं फाइल की प्रेजेंटेशन के ऊपर कि जितनी ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड डॉक्यूमेंट होंगे उतने ही ज़्यादा आपको केस कंटेस्ट करने में आसानी रही। कीपिंग दैट इन माइंड, तो अमूमन हमारे यहाँ बेल के अंदर तो सिर्फ आपकी बेल पिटिशन और एफआईआर होती है या आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं। असल इंपॉर्टेंट चीज होती है ट्रायल की, और बिलखसूस 302 के ट्रायल के अंदर फाइल की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। सो ये वीडियो छोटी सी वीडियो हम बनाएंगे जिसके अंदर मैं उन तमाम एस्पिरेंट्स को जो ट्रायल लिटिगेशन करना चाहते हैं या वो लोग जो ऑलरेडी कंडक्ट कर रहे हैं ट्रायल, तो वो किस तरह अपनी फाइल को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगेन, हर वकील का, हर लॉयर का, उसके बाद हर प्रैक्टिशनर का अपना तरीकाकार होता है फाइल को अरेंज करने का। तो आई विल बी नरेटिंग व्हाट माय स्टाइल इज एंड हाउ आई यूज्ड टू डू इज एंड हाउ आई स्टिल डू इट। ये वेरिएबल है, हर बंदा अपनी अपनी कन्वीनियंस के, बट कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हर फाइल का हिस्सा होने चाहिए। फौजदारी ट्रायल के अंदर मैं फाइल को 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। एक मेरे पास है जुडिशल फाइल, एक मेरे पास है स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 161, और एक मेरे पास जो कि लॉयर इज नॉट एंटाइटल्ड टू हैव इट, बट इफ आई से वी डोंट हैव इट इज गोइंग टू बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट। एवरी फौजदारी लॉयर हैज दैट फाइल, दैट इज अ पुलिस फाइल। सो ये 3 फाइलें आपके सामने मैंने रखी। सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं कि आपकी जुडिशल फाइल कौन सी होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए। ज़ाब्ता फौजदारी के 265C के अंदर एक लिस्ट प्रोवाइड की गई है कि चार्ज फ्रेम होने से 7 दिन पहले आपने कॉपियां तकसीम करनी है मुल्ज़मान को जी, और उनके पास या उनके लॉयर के पास वो कॉपियां होनी चाहिए। अच्छा, वहाँ पे जो लिस्ट प्रोवाइडेड है वो एक एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। सो इस वजह से मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर तकरीबन को 25 से 26 किस्म के डॉक्यूमेंट है। और आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू कि जिस जिस डॉक्यूमेंट का मैं जिक्र करता जाऊं उसकी पिक्चर्स इस वीडियो के अंदर लगा दी जाए ताकि जो आपकी ऑडियंस देख रही है उनको समझने में आसानी रहे। सो अगर एक 302 की फाइल की बात करें तो सबसे पहले आपके पास चलान होना चाहिए, रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173, बिकॉज दैट इज दी, जिसे कहते हैं ना, वो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ ट्रायल। आपका ट्रायल शुरू नहीं हो सकता अगर 173 की आपके पास रिपोर्ट नहीं है। और उसके अंदर भी बिलखसूस 90%, नॉट 99%, 90% पुलिस इंटरम रिपोर्ट भी सबमिट करती है। सो आपने तरतीब के साथ, अगर फर्ज करो आज क्या तारीख है, आज 13 जुलाई 2024 है, तो 13 जुलाई 2024 को अगर कोई इंटरम रिपोर्ट फाइल की गई है तो उसके बाद कंप्लीट चलान पेश किया गया 21/7/2024 को। सो इस तरतीब के साथ पहले आपके पास इंटरम रिपोर्ट होनी चाहिए, फिर आपके पास मुकम्मल चलान होना चाहिए। उस चलान के साथ साथ एक तफसील कागजात लगी होती हैं। अब वो तफसील कागजात बहुत सारे वकील नहीं बॉदर करते उनको देखने की वो डिटेल्स क्या है। तो ये जो 26 डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ डिफरेंट किस्म के, ये तमाम 173 की रिपोर्ट के साथ आते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट इज
सेकंड डॉक्यूमेंट जो आपके पास होना चाहिए वो आपके पास फहरिस्त गवाहान होनी चाहिए, क्योंकि वहीं से आपको पता चलता है कि ऑकुलर अकाउंट के कितने गवाह हैं, रिकवरी के कितने गवाह हैं, फॉर्मल विटनेसेस कितने हैं, इनफॉर्मल विटनेसेस कितने हैं, और वहीं से आप लोगों ने कंपार्टमेंटलाइज करना होता है कि ये इस सेट के गवाह हैं, ये इस सेट के गवाह हैं, और फिर मैंने इनको इसी तरह एग्जामिनेशन चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन करवाना। तो सेकंड डॉक्यूमेंट इज आपके पास फहरिस्त गवाहान होनी चाहिए। फिर इसी चलान के साथ उन्होंने फहरिस्त जो लगाई होती है वारसान जो मकतूल होते हैं, जो डिसीज होता है, जो मर गया, उसके वारसान की भी उसके अंदर फहरिस्त होती है वारसान की, वो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कल को आपकी कंपाउंडिंग होनी है तो आपको पता होना चाहिए किन किन के बयानात होंगे, तो उसके बाद जाके कंपाउंडिंग हो सकती है। सो उनके बयानात लाजमी है, सो इस वजह से वो वहाँ पे होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपके पास फर्द बयान होनी चाहिए। फर्द बयान इज द इनिशिएशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सेक्शन 154 ऑफ CRPC। तो इसलिए मैंने उस तरतीब को इस तरह रखा कि आपके पास फर्द बयान होनी चाहिए, क्योंकि फर्द बयान साइड भी हो सकती है, थंब मार्क भी हो सकती है, सिग्नेचर्ड भी हो सकती है, FIR नहीं होती। तो इस वजह से आपके पास फर्द बयान होनी चाहिए, और ये उसी सूरत में होती है अगर अलहदा तहरीर हुई हो। अगर अलहदा आपने दरख्वास्त नहीं दी, आपने वर्बल कम्युनिकेट किया, तो फिर फर्द बयान नहीं होगा। फिर वो FIR के वर्डिंग से आपको अंदाजा होता है कि मेरे पास आगे से बयान कलमबंद करवाया। सो अगर वो सेपरेटली ड्राफ्ट हुई भी है तो फर्द बयान होनी चाहिए आपके पास। फिर उसके बाद आपका प्रोसेस आता है कि आपके पास FIR होनी चाहिए लाजमी। और FIR याद रखिएगा, जब भी हमारे चैम्बर में लोग इंटर्न्स काम करने के लिए आते हैं तो पहला टास्क हम उन्हें देते हैं कि FIR को बेटर करना सीखो। अब तो यानी आप लोग खुशकिस्मत हो कि आप लोगों को कंप्यूटराइज मिल जाती है, वरना जब हमने वकालत शुरू की थी तो उस वक्त तो ये देख रहे हो, ये हमने इसीलिए रखा हुआ है, इसीलिए रखा हुआ है। सो इसको देख देख के वो आप ना उससे देख समझने की लफ्ज़ क्या है, और पुलिस वालों की राइटिंग और उसके बाद डॉक्टर्स की राइटिंग को पढ़ना जो है ना, वो मैग्नीफायर के बगैर आप पढ़ नहीं सकते टू मेक द सेंस आउट ऑफ इट। सो आपके पास FIR होने चाहिए। फिर उसके बाद 2 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि उनके गवाहों को फॉर्मल विटनेसेस में कैटेगराइज किया जाता है, लेकिन सम टाइम ट्रेजेक्ट्री ऑफ इंजरी को मैयर करने के लिए इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक होता है नक्शा मौका बिला स्केल, नक्शा मौका नजरी, और एक होता है नक्शा मौका बा स्केल। यानी एक तो तफ्तीशी बनाता है कि विशाल तफ्तीशी है, वो आया अली हैदर की बॉडी इधर पड़ी हुई है, उसने सफ़ेद कागज़ पे लिखा ये इधर पड़ी हुई है, सामिर उधर बैठा हुआ है, मोहम्मद इधर बैठा हुआ है, ये उसने बिला स्केल बना ली। एक एक्सपर्ट होता है, और एक्सपर्ट से याद आया, हम इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं एविडेंस लॉ की कि एक्सपर्ट ओपिनियन क्या होती है। सो वो एक्सपर्ट नक्शा नवीस वहाँ पे आता है, वो इंच बाय इंच, फुट बाय फुट डिस्टेंस, जहाँ से रिकवरी हुई, जहाँ पे मकतूल था, जहाँ पे असेलेंट्स थे, जहाँ पे कंप्लेनेंट था, जहाँ पे गवाह खड़े हुए थे, अगर कोई लाइट है, सो वो डिस्क्रिप्शन सारी उसके अंदर दे दी जाती है। तो आपके पास नक्शा मौका बिला स्केल और नक्शा मौका बा स्केल आ जाता है। फिर उसके बाद अगर आपके मजरूबीन है इस किसी वक़ूए के अंदर, तो फिर आपके पास वो होता है फॉर्म मजरूबी होता है उनका, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो जहाँ से आप उनकी इंजरीज वगैरह को देखते हैं। फिर अगर कोई बंदा मर गया हुआ है तो उसकी रिपोर्ट मर्ग होती है। ये लॉ ऑफ कत्ल वाली वीडियो को देखेंगे तो उसके अंदर हमने लगाई हुई भी है, रिपोर्ट मर्ग होती है, ठीक है। वहाँ से वो पूरी की पूरी उर्दू में डिस्क्रिप्शन दी होती है, उन्होंने एवरी ऑर्गन की कंडीशन क्या थी, और ये तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको जरा तैयार करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिर जो मुद्दई मुकदमा होता है वो तफ्तीशी को दरख्वास्त देता है, क्योंकि उसकी एक्सप्रेस परमिशन चाहिए होती है टू कंडक्ट द पोस्टमार्टम। सो एक दरख्वास्त दी जाती है तफ्तीशी को कि इस बंदे की जो डिसीज्ड है, इसकी डेड बॉडी पे पोस्टमार्टम कंडक्ट किया जाए टू गेट द ट्रुथ आउट ऑफ इट, कि जो एलिगेशंस मैंने लगाए हैं उन्हीं के मुताबिक ये है। सो वो दरख्वास्त की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। फिर उसके बाद जब वो दरख्वास्त दी जाती है तो फिर वहाँ से एक डॉकेट रिलीज़ होता है, एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है, डॉकेट रिलीज़ होता है जो इस बात की परमिशन देता है कि जाके आप सरकारी हॉस्पिटल में ये डॉकेट लेके जाए। वो डॉक्टर उस डॉकेट को रिसीव करता है। जब भी आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उसके अंदर लिखा होता है कि डॉक्यूमेंट्स इस इतने बजे मुझे रिसीव है, क्योंकि डॉक्टर उस वक्त तक पोस्टमार्टम कंडक्ट नहीं कर सकता जब तक उसके पास ये रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स ना आए, जिसमें FIR है, जिसमें वो परमिशन है, जिसके बाद पुलिस का रिलीज़ किया हुआ वो डॉकेट है।
वो डॉकेट होता है, और फाइनली उसके बाद आपके पास उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है, जिससे उसकी पोस्टमार्टम जो है वो कंडक्ट करती है, ऑटोप्सी कंडक्ट करती है, करते हैं डॉक्टर। उस ऑटोप्सी की रोशनी के अंदर वहीं पे वो उसी हॉस्पिटल के अंदर वो उसका डेथ सर्टिफिकेट भी इशू कर देते हैं। अब ये तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स टाइम के हिसाब से, जिस किस्म के प्रोसीजर्स अप्लाई किए गए हैं, जिस वक्त बॉडी रिसीव हुई है, और उस वक्त एफआईआर के अंदर क्या एलिगेशन थे कि ये किस वक्त मरा, सो ये टाइमलाइन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जिसकी वजह से ये डॉक्यूमेंट आपकी जिरा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आपके पास आ जाते हैं फॉर्म मजरूबी उन लोगों के जो इसके अंदर मजरूबीन होते हैं, इंजर्ड विटनेसेस जो होते हैं, सो उनके फॉर्म मजरूबी होते हैं, उनके एमएलआर होते हैं, एमएलआर होते हैं, और वो तमाम के तमाम। अच्छा, जो इंजर्ड थे और जो डिसीज था, वहाँ से फिर अगर वो उन्होंने गोलियां मार के उस बंदे को मारा है, तो उधर जमीन पर उसका खून गिरा होगा, खून गिरा होगा, वहां से मिट्टी ली जाती है, मिट्टी ली जाती है, सो उसकी रिकवरी मीमो बनाई जाती है। फिर उसके बाद मौके से और डिफरेंट जितनी चीजें इकट्ठी गई, जिसमें खौल हैं और उसके पारचात हैं, कपड़े हैं, जो भी है, वो उन सारों के ना, पारचात मीन्स उसके जो बिलोंगिंग्स है, तो उसकी रिकवरी मीमो अलहदा से बनाई जाती है। सो वो वहाँ से उसकी बाकायदा एक फ़र्द बनाई जाती है, उसका एक डॉक्यूमेंट होता है, और वो गवाहान जिनके सामने वो सब प्रोसीजर हुआ है, वो ट्रायल के अंदर बतौर गवाह पेश होते हैं। सो वो फ़र्द मकबूजगी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अगर कोई मुल्ज़म पकड़ा गया तो उससे बरामदगी करवाई गई है, और बरामदगी पाकिस्तान के अंदर या कब्रिस्तान से होती है, या लोहे के ट्रंक से होती है, चारपाई के नीचे मोमी शॉपर में लिपटी हुई या अखबार में लिपटी हुई वो वेपन्स होते हैं। सो जो स्टीरियोटाइप होती है, और सीएनएसए के तो सारे वो ब्लू लिफाफे के अंदर, सो जितनी भी बरामदगी कराई गई है उसकी रिकवरी मीमोज अलहदा से बनती हैं। फिर अगर कोई मुकदमा है अननोन आइडेंटिटी का, शनाख्त परेड, तो उस सूरत हाल के अंदर दरखास्त शनाख्त परेड, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द जुडिशल फाइल। फिर उसके बाद जो आपकी कार्रवाई कंडक्ट की गई है, फॉर आइडेंटिफिकेशन परेड, उसकी जो है वो सारी की सारी जो कार्रवाई होती है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द जुडिशल फाइल। फिर इसके बाद आपकी जुडिशल फाइल के अंदर विशाल होना चाहिए 164 की जो आप एप्लीकेशन देते हो कि जी मेरा 164 का बयान रिकॉर्ड करवाए वो, और उसके साथ साथ 164 का जो बयान कलम बंद करवाया गया है वो अलहदा से आपका होना चाहिए, वो दरख्वास्त अलहदा से होना चाहिए। फिर बहुत सारे मुल्ज़मान मुकदमे के अंदर गिरफ्तार नहीं होते, तो उनके वारंट गिरफ्तारी, क्योंकि याद रखिएगा जस्टिस मंजूर मलिक साहब की एक जजमेंट है जिसके अंदर अगर कोई बंदे के वारंट वगैरह आपने इशू किए हैं, या बंदा इश्तिहारी हो गया है, या उसकी पब्लिकेशन हुई है, प्रोक्लेमेशन हुई है, उसका इश्तिहार जारी हुआ है, तो जब तक आप 342 के अंदर वो एज अ क्वेश्चन टू एक्यूज नहीं पुट करेंगे, आप उसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। इस वजह से इन डॉक्यूमेंट्स का जो है होना बहुत ज़रूरी है बतौर, इवन इफ यू आर अ कंप्लेनेंट काउंसिल और यू आर द एक्यूज काउंसिल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद आपके पास एक डॉक्यूमेंट आ जाता है जिसको कहते हैं बयानात बाबत मुल्ज़म तहसीद, जो आप उसको वारंट गिरफ्तारी जो उसके इशू करते हैं उसके जो बयानात होते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिर दरख्वास्त बराए इजरा इश्तिहार मुल्ज़म का जो आप मजिस्ट्रेट को दरख्वास्त देते हैं। सो ये एक 26-27 के करीब डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि पिक्चर्स की सूरत में आपके सामने चलते हुए आए हैं, जिसके अंदर दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ जुडिशल फाइल। अच्छा, ये होगी आपके सामने जुडिशल फाइल जो आपकी इंटाइटलमेंट है बाय वर्च्यू ऑफ 265C टू हैव दीज काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, मैं बतौर लॉयर या मेरे वालिद साहब जब मुझे ट्रेन कर रहे थे तो वो कहा करते थे कि 161 के बयानों को आपने अलहदा से बाइंड करके फाइल में रखना है। अच्छा, उसको अलहदा से बाइंड करने का मकसद ये होता था कि जब अगर आप उनको जुडिशल फाइल के अंदर रखेंगे तो उसमें और ज़्यादा इतने डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो यू विल गेट कन्फ्यूज्ड व्हाइल मेकिंग अ क्रॉस एग्जामिनेशन। तो उस सूरत हाल के अंदर यानी अगर मैंने विशाल का बयान लिखा है और उसके बाद सामिर का बयान है, तो मेरे पास उसी वक्त एक फ्लिप के ऊपर विशाल का बयान पड़ा हुआ है, एक फ्लिप के ऊपर सामिर का पड़ा हुआ है। सो आई कैन इमीडिएटली एट द स्पर ऑफ द मोमेंट ऑन द स्पॉट
आई कैन रीफ्रेज माई क्वेश्चन, और अगर कोई जवाब ऐसा आया तो उसके मुताबिक मैं अपना सवाल अरेंज कर सकता हूँ। सो मैं हमेशा 161 के तमाम स्टेटमेंट्स को अलहदा रखता हूँ। सो ये दूसरा सेट ऑफ डॉक्यूमेंट है जो कि आपकी जुडिशल फाइल के अंदर होना चाहिए अलहदा से। तीसरा, पुलिस फाइल। अगर आप 172 CRPC को देखेंगे तो भाई हमारी कोई इंटाइटल, लेकिन डिफेंस अच्छा तैयार करने के लिए, जरा अच्छी तैयार करने के लिए ये फाइल्स मिल जाती हैं। और मैं कोई ये एडवोकेट नहीं कर रहा इस बात को कि आपके पास लाजमी होने चाहिए, बहुत सारे ऐसे लॉयर्स भी हैं जो बगैर इसके भी अपना डिफेंस तैयार कर लेते हैं, लेकिन वो आपको पता चल जाता है कि रेलेवेंट पॉइंट इन टाइम पे जब इन्वेस्टिगेशन हो रही थी तो मुद्दई क्या कह रहा था, मुल्ज़म ने क्या कहा, ऐसी कोई बात ना कर दूं कि जिसको कल को जाके मुझे ट्रायल के अंदर ऑकवर्ड पोजीशन आ जाए। सो इस लिहाज से आपकी एक फाइल होनी चाहिए जो 3 सेपरेट हिस्सों के अंदर डिवाइडेड हो। वैसे ये तो हमने बात कर ली ट्रायल की फाइल की, बट फॉर एग्जांपल अगर कन्विक्शन या एक्विटल हो जाए और कोर्ट जो केस है वो आगे ऑनरेबल हाई कोर्ट में आ जाए, तो कि यही फाइल्स पार्ट एंड पार्सल बन जाते हैं, वहाँ पे आपको एक अलग किस्म की फाइल बनानी पड़ती है? अच्छा विशाल, इस सवाल को मैं इस तरह हैंडल करूंगा, अगर कोई ऐसा ट्रायल जो मैजिस्ट्रेट ने कंडक्ट की है जिसकी अपील कोर्ट ऑफ सेशन के पास है, फिर तो यही चल जाएगी। ठीक है, ठीक हो गया। अब एवरी अपील अगेंस्ट इक्विटल इज गोइंग टू बी द हाई कोर्ट, यही फाइल चल जाएगी। लेकिन अगर देयर इज अ डेथ पेनल्टी तो फिर वो सूरत हाल के अंदर फाइल का मैकेनिज्म डिफरेंट हो जाता है। वो क्या होता है, अगर किसी को डेथ पेनल्टी पास हुई है, दैट इज बाय वर्च्यू ऑफ CRPC इज सब्जेक्ट टू द कंफर्मेशन ऑफ डिवीजन बेंच ऑफ हाई कोर्ट। तो वो सूरत हाल के अंदर जब आपको हाई कोर्ट के अंदर आप जाते हैं किसी मर्डर रेफरेंस के अंदर, तो आपको एक बुकलेट बाइंड हुई हुई मिलती है वाइट कलर की, जो फौजदारी वकालत करते हो ना, पता है उसके अंदर ये तमाम डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तमाम के तमाम जितने मैंने बताया, एक्सक्लूडिंग द पुलिस फाइल। ठीक है, एक्सक्लूडिंग द पुलिस फाइल, ये तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स होते हैं। फिर उसके बाद जो बयानात थे उसकी रोशनी में जो एग्जामिनेशन इन चीफ कंडक्ट हुआ और जो क्रॉस एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ, उनका एक सेट लग जाता है। फिर उसके बाद जो उस कोर्ट ने जजमेंट प्रोनाउंस की है वो लग जाती है। वो एक सेट पैटर्न है मर्डर रेफरेंस का, वो इंडेक्स बना होता है, बकायदा पेज नंबरिंग हुई होती है, और जो डॉक्यूमेंट्स रेडेबल नहीं होते उन तमाम की हाई कोर्ट ऑन इट देयर ओन एक्सपेंसेस उनकी बेटर कॉपीज करवा के वो साथ कंपाइल की होती है, और वो एक बुकलेट आपको मिल जाती है। और फिर उस बुकलेट के अंदर उस बुकलेट की नंबरिंग के हिसाब से आप वो डॉक्यूमेंट रेफर करके उसको आर्ग्यू करते हैं। और उसके अंदर भी याद रखिएगा, चूंकि ट्रायल जब कंडक्ट हो रहा होता है तो वहां एग्जिबिट्स भी लगते हैं, तो यहाँ पे जब डॉक्यूमेंट को रेफर किया जाता है तो वो एग्जिबिट रेफर किया, एग्जिबिट P/B ये है, एग्जिबिट 1/2 ये है, एग्जिबिट दिस एंड दिस ये है, तो उन डॉक्यूमेंट्स को एक नाम मिल जाता है। सो वो तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स वो इंडेक्स के अंदर, वो भी हम लगा देंगे साथ ही, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मर्डर रेफरेंस की फाइल का इंडेक्स कैसे होता है, कि वहां पे डॉक्यूमेंट का नाम होता है, उसका अगर एग्जिबिट लगा है तो वो एग्जिबिट मेंशन होता है, और उसके बाद उसका रेलेवेंट पेज ऑफ दैट बुकलेट जो होता है दैट इज आल्सो अवेलेबल। अच्छा, हमने कई दफ़ा ऐसा भी देखा है कि एक इंसिडेंट के अंदर एक बैरिस्टर थे, उन्होंने अपनी जब बेल फाइल की तो उसके साथ पुलिस की ज़िम्नी साथ लगा दी और रेफरेंस दे दिया कि ये नेक्स्टर पढ़ लें कि इसमें ज़िम्नी लिखी हुई है। तो वो तो एक लाइटर नोट पे हो गया। और जैसे साहब ने उनसे पूछा कि आपको क्यों ना मैं अंदर करवा दूँ कि जब पुलिस फाइल साथ लेकर गए हैं, तो क्या हम ट्रायल के अंदर पुलिस फाइल का रेफरेंस दे सकते हैं, वहाँ पे भी नहीं दे सकते? विशाल, ये आपने वही बात की, अभी 2 दिन पहले ना मैं एक ट्रायल के लिए चीचावत नहीं गया हुआ था, तो वहाँ यानी आप यंग लॉयर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं जी। तो मैंने उनसे पूछा कि कैसी प्रैक्टिस है आप लोगों की इधर, ज़्यादा क्या किस किस्म की प्रैक्टिस, और ये वो कहता सर प्रैक्टिस क्या होनी है, आज सुबह गए हुए थे कोर्ट के अंदर, तो जज साहब ने कहा जी बहस करें, तो वकील साहब ने आगे से कहा कि सर तुसी जज हो, मेरी थोड़ी बहस बनती है मेरी थोड़ी बहस बनती है। तो ये वही बात आपने की है कि पुलिस फाइल मैंने जब कह दिया इट्स अ प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन, यू कैन नॉट रिलाई अपॉन इट, यू कैन नॉट प्रेजेंट इट, यू कैन नॉट आर्ग्यू ऑन द बेसिस ऑफ दिस। हाउएवर ये मैं एविडेंस के अंदर लेके आऊंगा उस लेक्चर के अंदर कि किस सूरत हाल के अंदर, कौन से सर्कमस्टांसेस के अंदर जब ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन जो ज़िम्नियों की सूरत में, इसको भी एग्जिबिट लग सकता। अच्छा, दैट्स इंटरेस्टिंग। यस, लेकिन हम एविडेंस वाली, और जब उसको वो एग्जिबिट लगेगा देन
You are entitled to have it and not entitled to have it, but you can use it for the purposes of confrontation as well. बिल्कुल ठीक है सर, इसको हम रखेंगे एविडेंस स्टडी वीडियो के लिए। Yes. तो अब तक हमारी ऑडियंस को समझ आ गया होगा कि क्रिमिनल फाइल, ट्रायल की फाइल, खासतौर पर बिल्कुल मर्डर की फाइल किस तरीके से बनती है। हम कोशिश करेंगे कि उसकी पिक्चर्स भी लाजमी। उस पर लगा दें फॉर योर रेफरेंस, और आप उसी के मुताबिक या उससे मिलती जुलती ही फाइल अपनी बनाएं ताकि आपको अपनी कोर्ट के अंदर ड्यूरिंग द आर्ग्यूमेंट्स आसानी है। सर थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द टाइम एंड थैंक यू और ऑडियंस, स्टे ट्यून्ड।